डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम 12वीं क्लास का गणित का 10वां अध्याय सदिश बीजगणित की विविध प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 से 10 तक हल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। तो आज के लेक्चर की शुरुआत हम प्रश्न नंबर 1 से कर रहे हैं कि एक्स वाई तल में एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा के साथ वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो ये देखो, पहले तो एक्स वाई तल आपको देखना है। ये एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई, ये वाई डैश, ये मूल बिंदु, ये एक्स वाई तल हुआ। इसकी एक्स एक्सिस की धनात्मक दिशा ये के वामावर्त दिशा में बाईं ओर की दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाने वाला, यानी यहाँ पे 30 डिग्री का कोण बनाने वाला मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है। मात्रक सदिश जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 हो, परिमाण 1 हो। तो ये देखो, ये हम x मान लेते हैं, ये y मान लेते हैं, तो ये बिंदु हो जाएगा एक्स वाई। अब x का मान देखो, ट्रिग्नोमेट्री से क्या आ जाएगा, x का मान यहां से आ जाएगा बेस बटे हाइपोटेन्यूज कोस थीटा, यानी 1 गुणा में कोस थीटा की जगह 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री, और y के बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो 1 गुणा में साइन 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब हमें ये मात्रक सदिश ज्ञात करना है और इसको हम मान लेते हैं r, और यहाँ r के बराबर 1 था। तो अभिष्ट मात्रक सदिश ये हो जाएगा r के बराबर कोस 30 डिग्री के साथ आई हो जाएगा प्लस साइन 30 डिग्री इसके साथ जे हो जाएगा। कोस 30 डिग्री और साइन 30 डिग्री का हम यहाँ पे मान रख देंगे, तो r के बराबर कोस 30 डिग्री होता है वर्गमूल 3/2 आई, प्लस में साइन 30 होता है 1/2 जे। तो यहाँ पे r अभिष्ट मात्रक सदिश है जो x एक्सिस के साथ 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो यहाँ सबसे पहले हमने एक्स वाई प्लेन लिया, फिर एक्स एक्सिस के साथ ये 30 डिग्री का कोण बनाता हुआ हमने एक मात्रक सदिश लिया। मात्रक सदिश का मतलब ये होता है कि इसका मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो x का मान ज्ञात कर लिया ट्रिग्नोमेट्री से, y का मान ज्ञात कर लिया, और जो अभिष्ट मात्रक सदिश है वो होता है r के बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, एक्स आई प्लस वाई जे। एक्स का मान और y का मान हमने यहाँ पे रख दिया, कोस 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री, फिर इनके मान हमने ज्ञात किए, तो अभिष्ट मात्रक सदिश हमारे पास आया और प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 2 है, बिंदु x1 y1 z1 और बिंदु x2 y2 z2 को मिलाने वाले सदिश के अदिश घटक और परिमाण ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बिंदु हमें दिया हुआ है, तो पहले ये OP हम ज्ञात कर लेते हैं। ये हो जाएगा x1i प्लस y1j प्लस z1k, और OQ यहाँ से ज्ञात किया जा सकता है। ये हो जाएगा x2i प्लस y2j प्लस z2k। अब हमें इन दोनों को मिलाने वाला सदिश, जैसे ये बिंदु P है और ये बिंदु Q है, P बिंदु x1 y1 z1 हमें दिया हुआ है, Q बिंदु x2 y2 z2 दिया हुआ है। तो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये जो सदिश बनेगा वो PQ सदिश बनेगा। तो ये PQ सदिश के बराबर OQ माइनस OP। तो OQ माइनस OP करेंगे तो x2 माइनस x1 के साथ i आ जाएगा, प्लस में y2 माइनस y1 के साथ j आ जाएगा, प्लस z2 माइनस z1 के साथ k आ जाएगा। तो ये सदिश हमारे पास आया। तो इसके पहले अदिश घटक लिखने हैं। तो अदिश घटक ये हो जाएंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1
और Z2 माइनस Z1, जो I J K को छोड़ के जो इनके कंपोनेंट है वही हिंदी में घटक बोले जाते हैं। X2 माइनस X1, Y2 माइनस Y1 और Z2 माइनस Z1, ये अदिश घटक आए। अब हमें परिमाण ज्ञात करना है, तो परिमाण आ जाएगा इनके वर्गों का योग और उसका वर्गमूल। X2 माइनस X1 का वर्ग प्लस Y2 माइनस Y1 का वर्ग प्लस Z2 माइनस Z1 का वर्ग और इस पूरे का वर्गमूल, ये परिमाण है। तो हमें सबसे पहले PQ सदिश ज्ञात करना था, जो OQ माइनस OP से हमने ज्ञात कर लिया, फिर इसके अदिश घटक लिख दिए और फिर परिमाण लिखा। इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 3 है, एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, उसके पश्चात वह उत्तर से 30 डिग्री पूर्व दिशा में 3 किलोमीटर चलती है और रुक जाती है। प्रस्थान के प्रारंभिक बिंदु से लड़की का विस्थापन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप x एक्सिस और y एक्सिस बनाओ, ये x, ये x डैश, ये y और ये y डैश, ये मूल बिंदु। अब ये दिशा का क्वेश्चन है, दिशा का क्वेश्चन है तो मूल बिंदु से स्टार्ट होगा। एक लड़की पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलती है, तो चल के ये यहाँ पे आ गई और ये बिंदु A मान लेता हूँ, ये दूरी 4 है तो ये -4 0 हो जाएगा। अब ये आगे दे रखा है कि उत्तर से 30 डिग्री पूर्व, उत्तर तो ये हुई और इससे 30 डिग्री पूर्व, 30 डिग्री पूर्व ये बना, ये जो कोण है वो 30 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। और ये कितनी चली, 3 किलोमीटर, ये 3 किलोमीटर यहाँ पे चली है और बिंदु B पे पहुंच के रुक जाती है। अब हमें ये विस्थापन ज्ञात करना है O से B तक का, यानी लड़की पहले यहाँ से यहाँ चली और फिर यहाँ से यहाँ चली। अब देखो हम OA ज्ञात कर सकते हैं, AB ज्ञात कर सकते हैं और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स से क्या होगा, इन दोनों का जोड़ यहाँ पे हो जाएगा, ये OB के बराबर। तो OA हम ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो वो OB के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि OA किसके बराबर है, OA बराबर है -4i के, -4i प्लस 0j के हो जाएगा, क्योंकि ये बिंदु 4 0 है, ये बिंदु 0 0 होता है। तो ये OA वेक्टर हमने ज्ञात कर लिया। अब AB वेक्टर हमें ज्ञात करना है, तो जैसे ये हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो ये AB वेक्टर ऐसे हो जाएगा कि ये अगर x है, ये y है, तो xi प्लस yj, तो हम x का मान ज्ञात कर लेंगे, y का ज्ञात कर लेंगे, तो ये हो जाएगा AB का मैग्नीट्यूड इंटू में कोस, ये थीटा, थीटा का मान 60 डिग्री प्लस AB का मैग्नीट्यूड इंटू में साइन 60 डिग्री। तो ये क्वेश्चन हम काफी बार कर चुके हैं। AB का मैग्नीट्यूड है वो 3 है और इसके साथ I आ जाएगा, इसके साथ J आ जाएगा। कोस 60 का मान होता है 1/2 इंटू I और प्लस में ये 3 और साइन 60 का मान होता है 3 वर्गमूल 3, ये वर्गमूल 3/2, तो टोटल 3 वर्गमूल 3/2 J आ जाएगा। ये AB का मान आया। हमने OA ज्ञात कर लिया, AB ज्ञात कर लिया, इधर से OA ज्ञात हो गया और ये AB ज्ञात हो गया इस फार्मूले से। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब सदिशों के योग का त्रिभुज नियम हम लगाएंगे। सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, जब ये लगाएंगे तो OB के बराबर हो जाएगा हमारे पास OA प्लस AB। हमें OB का मान ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा OA का मान -4i प्लस 0j प्लस OB का मान है 3/2i प्लस में 3 वर्गमूल 3/2j। I में I के कंपोनेंट जोड़ दो, J में J के कंपोनेंट जोड़ दो, तो ये OB आ जाएगा -4 प्लस 3/2 इंटू में I और प्लस में 0 में ये जोड़ेंगे तो 3 वर्गमूल 3/2 J
तो 4 दूना 8 माइनस 8 प्लस 3 माइनस 5/2 आई और प्लस में 3 वर्गमूल 3/2 जे। ये आपका उत्तर आया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ओ ए ज्ञात करना था, फिर ए बी ज्ञात करना था, फिर ओ बी क्या हो जाएगा, सदिशों के योग का त्रिभुज नियम लगाने पर ओ ए प्लस ए बी। तो हम 2 ज्ञात किए, दोनों को जोड़ दिए तो वो ओ बी के बराबर आया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे प्रश्न नंबर 4 है, यदि सदिश ए के बराबर सदिश बी प्लस सदिश सी, तब क्या सत्य है कि सदिश ए का परिमाण बराबर सदिश बी का परिमाण प्लस सदिश सी का परिमाण। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो यहाँ हम एक ट्राइंगल लेते हैं ए बी सी। तो यहाँ पे ये सी बी को वेक्टर ए मान लिया, सी ए को वेक्टर बी मान लिया और ए बी को वेक्टर सी मान लिया। हमने ये इस तरीके से माना कि यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लग जाए, यानी कि सदिशों के त्रिभुज का योग नियम, सदिशों के त्रिभुज का योग नियम, ये यहाँ पे हम लगाना चाहते हैं। तो यहाँ से अगर हम लगाना चाहें तो क्या हो जाएगा, ये वेक्टर ए के बराबर ये प्लस ये वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, जैसी कंडीशन हमें दे रखी थी इस टाइप के एक त्रिभुज हमने मान ली। अब यहाँ पे अगर देखें ए का मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, ये वाली भुजा है, बी का मैग्नीट्यूड ये भुजा है, सी का मैग्नीट्यूड ये भुजा है। ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड तथा सी मैग्नीट्यूड इस त्रिभुज की भुजाएं हैं। और हम ये जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। साथ ही ये छोटी क्लासों में हमने पढ़ा है कि हम जानते हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, नहीं तो वो त्रिभुज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर बड़ा होगा तो इसका मतलब ये भुजा छोटी होनी चाहिए किससे, बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड से। लेकिन हमें क्या पूछा है, क्या ये बात सत्य है कि ए का मैग्नीट्यूड बराबर बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड अलग सी का अलग, तो ये कंडीशन सत्य होगी। इसलिए ए बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, इनका मैग्नीट्यूड सत्य नहीं है। तो सबसे पहले ये जो कंडीशन बनती है ए बराबर बी प्लस सी की, एक त्रिभुज से बनती है, और जब इनका मैग्नीट्यूड करते हैं तो ये त्रिभुज की भुजाएं आती है, और त्रिभुज की भुजाओं के लिए एक नियम है कि किन्हीं 2 भुजाओं का जोड़ है वो तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो ये कंडीशन होनी चाहिए। अगर ये बराबर हो जाती है तो वो त्रिभुज नहीं बनेगी बल्कि एक सरल रेखा बन जाएगी। तो इसलिए दिया गया जो है वो सत्य नहीं है। प्रश्न नंबर 5 है, x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए x i प्लस जे प्लस के एक मात्रक सदिश है। तो यहाँ पे हम इस सदिश a के बराबर मान लेते हैं। माना सदिश a के बराबर अंदर गुणा कर दो xi प्लस xj प्लस xk। तो मात्रक सदिश क्या होता है, मात्रक सदिश में मैग्नीट्यूड है वो 1 होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे i के कंपोनेंट का वर्ग प्लस j के कंपोनेंट का वर्ग प्लस k के कंपोनेंट का वर्ग, और इसका वर्गमूल बराबर 1 हो जाएगा। ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 1, और ये 3x स्क्वायर का वर्गमूल बराबर 1। दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो दोनों तरफ जब वर्ग करेंगे हम तो इधर तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, इधर 1 आ जाएगा। दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग। दोनों तरफ वर्ग हमने किया दिया है, और यहाँ से एक्स स्क्वायर का मान 1/3 और x का मान आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3।
x बराबर प्लस माइनस 1/√3। यही हमें ज्ञात करना था। अब देखो x का वो मान ज्ञात करो जिसके लिए ये एक मात्रक सदिश है। तो मात्रक सदिश की कंडीशन ये होती है उसका परिमाण है वो 1 होता है, तो हमने इसका परिमाण ज्ञात किया और वो 1 के बराबर रख दिया तो x का मान आया। तो इस तरह प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 6 है सदिशों a बराबर, हमें एक सदिश a दिया हुआ है 2i प्लस 3j माइनस k और सदिश b दिया हुआ है i माइनस 2j प्लस k के परिणामी के समांतर। पहले तो इसका परिणामी का मतलब होता है इन दोनों का जोड़, यानी ये वेक्टर c ज्ञात करना है के समांतर एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो पहले इनका जोड़ करेंगे a प्लस b, तो ये हो जाएगा 2 और 1 3i प्लस j और प्लस 0k। अब क्या करना है, इसका यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है हमें, एक क्या ज्ञात करना है, मात्रक सदिश ज्ञात करना है इस c का। तो पहले हम क्या ज्ञात करें, c का मैग्नीट्यूड। तो ये होगा 3 का वर्ग प्लस में 1 का वर्ग प्लस में 0 का वर्ग का वर्गमूल 9 प्लस 1 प्लस 0, ये वर्गमूल 10। तो c का मात्रक सदिश, c का मात्रक सदिश ये हो जाएगा कि c का मैग्नीट्यूड यानी 1/वर्गमूल 10 गुणा में c का मान 3i प्लस j, ये है। अब हमें क्या करना है, अब मात्रक सदिश इसका मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, हमें एक ऐसा सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 5 इकाई हो। तो इसको 5 से हम गुणा कर देंगे। तो अभिष्ट सदिश ये परिमाण 5 इकाई, तो ऐसी कंडीशन में प्लस माइनस 5 से गुणा कर दो और ये हो जाएगा 1/वर्गमूल 10 3i प्लस j, ये बना। चाहे तो आप इसको इतना ही छोड़ दो, नहीं तो इसके अंदर गुणा भी कर सकते हो। अगर बुक के साथ आपको उत्तर मिलाना है तो ये आप ऐसे कर सकते हो कि इसको वर्गमूल 5 गुणा में क्या लिख सकते हो, वर्गमूल 2 लिख सकते हो। इसको वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 लिखा जा सकता है। चाहे तो आप इतना ही छोड़ दो, नहीं तो आगे बढ़ना चाहो तो इसको वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 5 लिखा जा सकता है। ये वर्गमूल 5 गुणा वर्गमूल 2 लिखा जा सकता है। ये हो जाएगा 3i प्लस में j। तो ये वर्गमूल 5 से वर्गमूल 5 कट जाएगा, नीचे वर्गमूल 2 है। तो अब ये नीचे वर्गमूल 2 है तो ऊपर नीचे वर्गमूल 2 से हम गुणा कर देंगे। तो ये आ जाएगा प्लस माइनस वर्गमूल 10/2 गुणा में 3i प्लस j। तो अब अंदर गुणा कर लो, प्लस माइनस 3 वर्गमूल 10/2 i और प्लस माइनस वर्गमूल 10/2 j। तो ये उत्तर आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 7 है यदि a के बराबर i प्लस j प्लस k, सदिश b के बराबर 2i माइनस j प्लस 3k और सदिश c बराबर i माइनस 2j प्लस k, तो सदिश 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले 2a माइनस b प्लस 3c ये ज्ञात करना है। 2a माइनस b प्लस 3c, पहले ये सदिश ज्ञात करेंगे और फिर इसका मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे। तो 2a का मान i प्लस j प्लस k और माइनस में b का मान 2i माइनस j प्लस 3k और प्लस में 3 c का मान आ जाएगा i माइनस 2j प्लस k। तो ये होगा 2i प्लस 2j प्लस 2k और प्लस में ये होगा माइनस 2i, गुणा करो इसके माइनस के अंदर, प्लस j माइनस 3k और प्लस में 3i माइनस 6j प्लस 3k, ये हो जाएगा। अब i के कंपोनेंट आपस में जोड़ दो, 2i से 2i हट जाएगा और यहाँ बचेगा 3i और 2j प्लस j 3j, 3j माइनस 6j तो माइनस 3j
ये 2 के और 3 के 5 के में से 3 के जाएगा प्लस 2 के बचेगा। ये है हमारे पास 2a माइनस बी प्लस 3c का मान। अब हमें इसके सापेक्ष एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है, इसके समांतर एक मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश के लिए पहले इसका मैग्नीट्यूड हमें ज्ञात करना पड़ेगा। 2a माइनस बी प्लस 3c, इसका मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे तो यह आएगा 3 का वर्ग प्लस में माइनस 3 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो ये 9 प्लस 9 प्लस 4, 9 9 18 और 4 22, ये आ गया। अब हमें 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश ये होएगा 2a माइनस बी प्लस 3c और बटे इसका मैग्नीट्यूड 2a माइनस बी प्लस 3c का मैग्नीट्यूड। तो ये हमारे पास आया हुआ है 3i माइनस 3j प्लस 2 के, और ये मैग्नीट्यूड हमने वर्गमूल 22 ज्ञात किया हुआ है। तो ये आ जाएगा 3 बटे वर्गमूल 22 i माइनस 3 बटे वर्गमूल 22 j और प्लस 2 बटे वर्गमूल 22 के, ये उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें a b c का मान दिया हुआ था, 2a माइनस बी प्लस 3c हमने ज्ञात कर लिया, फिर इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात किया, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये मात्रक सदिश आ जाएगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 8 है, दर्शाइए कि बिंदु a, b और c सरेख हैं, b द्वारा ac को विभाजित करने वाला अनुपात भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमें यह दिखाना है कि बिंदु a, b, c सरेख है और फिर b द्वारा ac को विभाजित करने वाला अनुपात भी हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ हमें OA, OB और OC मिला है। OA हो जाएगा i माइनस 2j माइनस 8 के, OB हो जाएगा 5i प्लस 0j माइनस 2 के, OC हो जाएगा 11i प्लस 3j प्लस 7 के। तो सबसे पहले हमें AB ज्ञात करना है। AB हम ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा OB माइनस OA। तो OB में से OA जाएगा 5i में से i जाएगा 4i और प्लस में 2j प्लस 6 के। फिर आपको BC ज्ञात करना है, OC माइनस OB। OC में से OB घटेगा तो 11 में से 5 जाएगा 6i प्लस में 3j और प्लस में 7 के, ये रहा। अब हमें AC ज्ञात करना है, तो AC हो जाएगा OC माइनस OA। अब OC में से OA घटेगा तो 10i प्लस में 5j और प्लस में 15 के, ये बचा। ये हम क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि अब इनका मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे, AB ज्ञात करेंगे, BC का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे और AC का मैग्नीट्यूड ज्ञात करेंगे। ये तीनों हम ज्ञात करेंगे। किन्हीं दो का जोड़ यदि तीसरे के बराबर आ जाता है तो ये सरेख है, नहीं तो सरेख नहीं है। तो सबसे पहले हम सरेख दिखाएंगे इसे। तो AB का मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे। AB का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग प्लस में 6 का वर्ग और इसका वर्गमूल। तो ये हो जाएगा 4 चौके 16 प्लस में 4 प्लस 36 और ये वर्गमूल 56 हुआ। वर्गमूल 56 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 14 और 4 का वर्गमूल 2, 2 वर्गमूल 14, ये लिख दिया। अब BC का मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे तो ये 6 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग प्लस में 7 का वर्ग और ये वर्गमूल हो जाएगा। 6 का वर्गमूल 36, 3 का 9, 7 का 49, 36 और 9 45, 45 प्लस 49 ये हो जाएगा कितना? 9 9 18 और 6 24, 2 और 4 6, 6 और 3 9। यहाँ पे ये 9 के आना था, 9 गुण 9 का वर्ग हो जाएगा और ये हो जाएगा 81। अब जोड़ो 6 9 15 और 1 16 और ये हो जाएगा 9 9 और 3 12, 126 का वर्गमूल। इसको हम लिख सकते हैं 9 गुणा 14
और 9 है वो 3 का वर्ग होता है, 3 वर्गमूल 14। अब हमें CA ज्ञात करना है, CA का मैग्नीट्यूड। तो CA का मैग्नीट्यूड हम ज्ञात करेंगे तो ये होगा 10 का वर्ग प्लस में 5 का वर्ग प्लस में 15 का वर्ग। 10 का वर्ग हो जाएगा 100, 5 का वर्ग 25 और ये 225। 225 25 250, ये हो जाएगा 350। 350 को हम लिख सकते हैं 25 गुणा में 14। 25 का वर्गमूल 5 और ये 14। अब यहाँ देखो ये 2 वर्गमूल 14, ये 3 वर्गमूल 14, ये 5 वर्गमूल 14। इन दोनों को जोड़ते हैं तो इसके बराबर है। तो यहाँ AB प्लस BC बराबर CA, ये या AC कह सकते हो। AB प्लस BC बराबर CA कह दो, AC कह दो, ये बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ABC सरेख है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इसलिए ABC सरेख है, ये एक ही रेखा के अंदर है। अब दूसरा हमें देखो क्या ज्ञात करना है। दूसरा हमें यह ज्ञात करना है B द्वारा AC को विभाजित करने वाला अनुपात ज्ञात कीजिए। अब B के द्वारा AC को, जैसे यहाँ पे ये A है, ये C है, ये B है, ये O, ये B जो है वो AC को किस अनुपात में विभाजित करता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो ये आ जाएगा OB के बराबर। हम ये मानते हैं कि B जो है AC को लैम्डा अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो ये इधर वाला C के साथ और ये A के साथ, तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू OC प्लस में 1 इंटू OA। लैम्डा इंटू OC प्लस 1 इंटू OA बटे लैम्डा प्लस 1, ये आ जाएगा। अब हमारे पास OA, OB, OC ये तीनों मान है वो यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ मैंने OB का मान लिख दिया, ये लैम्डा, ये OC का मान प्लस में ये OA का मान बटे लैम्डा प्लस 1। अब आर पार गुणा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा प्लस 5 इंटू में I प्लस में 0J माइनस में 2 लैम्डा प्लस में 2 इंटू में K बराबर ये हो जाएगा 11 प्लस में 1, 11 के साथ लैम्डा इंटू में ये 1 I के साथ और प्लस में 3 लैम्डा माइनस 2 ये J के साथ आएगा और प्लस में 7 लैम्डा माइनस 8, 7 लैम्डा माइनस 8 इंटू K, यानी लैम्डा प्लस 1 की तो हमने इधर गुणा कर ली, इसकी लैम्डा के साथ गुणा किया और इसके साथ जोड़ दिया। इधर भी I J K में हमने लिख दिया, इधर भी I J K में लिख दिया। अब I का कंपोनेंट I के साथ कंपेयर करो, J का कंपोनेंट J के साथ कंपेयर करो और K का कंपोनेंट K के साथ कंपेयर करो। ये 5 लैम्डा प्लस 5, ये इधर I का कंपोनेंट ये है, यहाँ है 11 लैम्डा प्लस 1, ये 5 लैम्डा माइनस 11 लैम्डा बराबर 1 माइनस 5, ये माइनस 6 लैम्डा बराबर माइनस 4 और लैम्डा के बराबर माइनस 4 बटे माइनस 6, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 2 बटे 3 आया। तो यहाँ जो अनुपात है B AC को किस अनुपात में बांटता है, 2/3 अनुपात 1 में बांटेगा। 2/3 अनुपात 1 का मतलब आर पार गुणा कर लो, 2/3 में बांटेगा, ये उत्तर। तो यहाँ हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले OA, OB, OC ज्ञात किया, फिर AB, BC, CA ज्ञात किया, फिर इनका मैग्नीट्यूड, किन्हीं दो का मैग्नीट्यूड का जोड़ तीसरे के बराबर आ जाए तो इसका मतलब ABC सरेख है। ये चीज हमने यहाँ पे दिखाई कि AB प्लस BC का जो जोड़ है वो CA के कह दो चाहे AC के कह दो, ये बराबर है, तो इसलिए ABC क्या है, वो सरेख है। अब ये बताना था कि BAC को किस अनुपात में बांटता है। हमने मान लिया लैम्डा अनुपात 1 में बांटता है, तो ये फार्मूला लगाया कि OB बराबर लैम्डा इंटू OC
प्लस में 1 इंटू ओ ए बटे लैम्डा प्लस 1। यहाँ ओ बी का, ओ सी का, ओ ए का मान रख के हमने आई जे के कंपोनेंट को कंपेयर कर दिया और इस तरीके से ये उत्तर आया 2:3। इस तरह से प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 9 है, दो बिंदुओं P 2a प्लस बी और Q a माइनस 3b को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। यह भी दर्शाइए कि P R Q का मध्य बिंदु है। तो यहाँ पे ये दो बिंदु हमें दे रखे हैं, एक बिंदु P दिया हुआ है, एक बिंदु Q दिया हुआ है और R जो है वो इसको बाह्य विभाजित करता है 1:2 में। तो इसका मतलब ये है कि RP है वो तो 1 है और RQ है वो 2 है। ये 1:2 में इसको विभाजित करता है और बाह्य विभाजित करता है। तो R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। तो R का स्थिति सदिश ज्ञात करने के लिए सबसे पहले ये देखो कि OP के बराबर हमें क्या दिया हुआ है। ये दिया हुआ है 2a प्लस में b। OQ हमें दिया है a माइनस 3b और हमें OR ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। और R जो है PQ को 1:2 में बाह्य विभाजित करता है। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में है कि यदि PQ को R अंतः विभाजित 1:2 में करता तो ये फार्मूला हमारे पास ये हो जाता कि OR इज इक्वल टू OQ। ये आप पहले OP का लिख लो चाहे OQ का लिख लो, OQ माइनस 2 OP बटे 1 माइनस 2, ये हो जाता, ये प्लस का हो जाता। अगर ये बाह्य, ये जब है जब अंतः विभाजित करता है, अगर बाह्य विभाजित करता है तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये फार्मूला हम लगाएंगे कि OR इज इक्वल टू, ये हो जाएगा OQ माइनस 2 OP बटे 1 माइनस 2। तो ये OQ का मान देखो कितना है, OQ का मान है a माइनस 3b और माइनस 2 OP का मान 2a प्लस में b और बटे माइनस 1, ये OR का मान है। अब नेक्स्ट चलो, OR के बराबर a माइनस 3b माइनस 4a माइनस 2b बटे माइनस 1। तो ये OR के बराबर हो जाएगा a माइनस 4a तो माइनस 3a माइनस 5b बटे माइनस 1। ये माइनस ऊपर से कॉमन लेके यहाँ हटा दोगे तो ये 3a प्लस 5b आ जाएगा, ये OR आया। तो यहाँ R के हमारे पास बिंदु, अब बिंदु R आ जाएगा 3a प्लस 5b। अब हमें क्या करना है, ये देखो, ये तो हमने दिखा दिया कि 1:2 के अनुपात में बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए, ये हमने ज्ञात कर दिया। अब यह भी दर्शाइए कि बिंदु P RQ का मध्य बिंदु है। तो अब दोबारा से हमें क्या करना है, ये बिंदु R आया, R है वो 3a प्लस 5b है। यहाँ बिंदु P था, P है वो 2a प्लस b है और Q है वो a माइनस 3b है। अब ये दिखाना है कि P RQ का मध्य बिंदु है। तो RQ का मध्य बिंदु हम ज्ञात करेंगे, RQ का मध्य बिंदु, RQ का मध्य बिंदु ये है कि OR और OQ को जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे। OR है वो है 3a प्लस 5b और OQ है प्लस में a माइनस 3b बटे 2। तो अब 3a में a जोड़ो 4a और 5b में से 3b घटाओ तो मैं प्लस में 2b बटे 2, ये आया। अब यहाँ से 2 कॉमन ले लो,
2a प्लस में b बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, 2a प्लस b ये आया। और ये कौन है? 2a प्लस b, ये OP है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि RQ का मध्य बिंदु P है। इसलिए R तथा Q का मध्य बिंदु P है। तो यहाँ पे हमें दो चीजें दिखानी थी। सबसे पहले तो हमें क्या दे रखा था कि बिंदु P और Q दे रखे थे। R इन बिंदुओं को 1:2 में बाह्य विभाजित करता है, तो R के स्थिति सदिश हमें ज्ञात करने थे। तो स्थिति सदिश के लिए ये पहले हमने सीख रखा है कि यदि R PQ को अंत विभाजित करता है तो ये फार्मूला लगता है, बाह्य विभाजित करेगा तो यहाँ दोनों जगह माइनस, तो ये हमने माइनस लगा के ऊपर नीचे OR का मान ज्ञात कर दिया। तो इस तरह से स्थिति सदिश R के आए। अब क्या बताना था? अब ये बताना था कि P RQ का मध्य बिंदु है। तो R और Q का हमने मध्य बिंदु ज्ञात किया, तो 2a प्लस b आया, और ये OP है, तो इसका मतलब R तथा Q का मध्य बिंदु P होगा। इस तरह से प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब प्रश्न नंबर 10 है, एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i माइनस 4j प्लस 5 के और i माइनस 2j माइनस 3 की है। इसके विकिरण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें विकिरण ज्ञात करना है और विकिरण के समांतर एक फिर मात्रक सदिश ज्ञात करना है, फिर इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे 3 क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहले जो दी गई संलग्न भुजाएं हैं उनको हम सदिश A और सदिश B मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2i माइनस 4j प्लस में 5k, और B के बराबर हमें मिला है i माइनस 2j माइनस 3k, ये मिला है। अब समांतर चतुर्भुज का विकिरण हमें ज्ञात करना है, तो वो संलग्न भुजाओं का योग होता है। समांतर चतुर्भुज का विकिरण संलग्न भुजाओं का योग होता है। ये संलग्न भुजाओं का योग यानी कि A प्लस B ये हो जाएगा, और ये होगा 2i माइनस 4j प्लस 5k, इसका जोड़ i माइनस 2j माइनस 3k के साथ हमें करना है। तो 2i में i जोड़ोगे 3i माइनस 4j माइनस 2j माइनस 6j हो जाएगा, और प्लस में 5k में से 3k जाएगा, तो ये 2k बचेगा। ये A प्लस B आया, ये विकिरण हमारे पास आया, ये विकिरण आ गया। अब हमें विकिरण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो पहले हमें A प्लस B का परिमाण ज्ञात करना पड़ेगा। ये होगा 3 का वर्ग प्लस में माइनस 6 का वर्ग प्लस में 2 का वर्ग। 3 का वर्ग होगा 9 प्लस में 36 प्लस में 4, 36 9 45 और 4 ये हो जाएगा 49, और 49 का वर्गमूल 7 होगा। अब हमें विकिरण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो ये लिखोगे विकिरण के समांतर कौन सा सदिश? मात्रक सदिश। तो ये इस तरीके से होगा A प्लस B बटे A प्लस B का मैग्नीट्यूड। ये करो। अब ये हो जाएगा A प्लस B का मान 3i माइनस 6j प्लस में 2k बटे इसका मैग्नीट्यूड है वो 7। तो 3 बटे 7 i अलग लिख देंगे, माइनस 6 बटे 7j और प्लस में 2 बटे 7k। 7 इसके भी बटे में, इसके में, इसमें भी, तीनों में लिख दिया। तो ये विकिरण का मात्रक सदिश हमारे पास आया। तो अभी तक हमें क्या दिया हुआ था, क्या हमने ज्ञात किया, वो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। हमें एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं ये दे रखी थी, इसका विकिरण ज्ञात करना है और विकिरण के समांतर मात्रक सदिश ज्ञात करना था।
समांतर चतुर्भुज का विकर्ण जो होता है वो a प्लस बी संलग्न भुजाओं का योग होता है, जो मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर मात्रक सदिश हमें ज्ञात करना है, तो इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना पड़ेगा। दिया गया सदिश बत्ते उसका मैग्नीट्यूड है वो मात्रक सदिश हो जाता है। तो ये एक पार्ट कंप्लीट हुआ। अब हमें उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अब दी गई चतुर्भुज का क्षेत्रफल ये होता है a क्रॉस b और इसका मैग्नीट्यूड। अब a हमारे पास, b हमारे पास, क्रॉस प्रोडक्ट हमें करना आता है, मैग्नीट्यूड हमें करना आता है। तो पहले a क्रॉस b हम करेंगे। तो a क्रॉस b देखो, a क्रॉस b, तो ये i j k, a का मान हम i का कंपोनेंट 2 है, j का -4 है, k का हमारे पास 5 है और b में i का कंपोनेंट 1, j का -2 और k का -3 है। अब यहाँ हम ये एक डिटरमिनेंट का क्वेश्चन बना, सारणिक का क्वेश्चन बना और एक्सपेंड बाय R1 से इसको सोल्व कर लेंगे। तो ये आ जाएगा i के साथ 12 प्लस में 5 दूनी 10, माइनस j के साथ ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, -6 -5 और प्लस k के साथ ये छोड़ देंगे, -4 + 4। तो ये a क्रॉस b आएगा 12 और 10 22i और प्लस 11j प्लस ये 0k, ये 11 प्लस का हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अब हमें इसका मैग्नीट्यूड ज्ञात करना है। तो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड ये 22 का वर्ग प्लस में 11 का वर्ग प्लस में 0 का वर्ग, 22 गुणा 22 ये 484 होता है, ये 121 होता है और प्लस में 0, 4 और 1 5, 48 और 12 60 हो जाएगा, ये वर्गमूल 605। तो अब ये वर्गमूल 605 हमारे पास आया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 121 गुणा 5 लिख सकते हैं। 121 गुणा 5, 121 का 11 हो जाएगा, ये वर्गमूल 5 वर्ग इकाई, ये बना क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक तो विकर्ण के सापेक्ष हमने मात्रक सदिश ज्ञात किया और दोबारा दी गई चतुर्भुज का क्षेत्रफल, जिसके लिए फार्मूला होता है a क्रॉस b यानी संलग्न भुजाओं का सदिश गुणनफल और उसका फिर परिमाण ज्ञात करना। इस तरह से प्रश्न नंबर 10 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही हम आज का ये लेक्चर यहीं समाप्त कर रहे हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी साथ में दबा दें ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद।